नमस्कार, जी 24 घंटे में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेडिटेशन एक ऐसा शो है जिसमें आप ध्यान के हर पहलू से न सिर्फ वाकिफ होंगे बल्कि हमारे साथ ध्यान में शामिल भी हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे विरेचन क्रिया की, यानी शरीर से हर तरह के विकार को कैसे बाहर किया जाए, ये हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर। और हमारे साथ खास मेहमान योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज हम जानेंगे विरेचन क्रिया के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं ध्यान और विश्व शक्ति में क्या रिश्ता है। भरपूर विश्व शक्ति केवल ध्यान से मिलती है, लेकिन ध्यान के लिए हमें शरीर की हर हरकत को बंद करना होगा। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। ध्यान से भरपूर विश्व शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बड़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा और कुछ नहीं है। ध्यान से हम पूरे शरीर से दिमाग तक जाते हैं। दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना होगा, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो विरेचन क्रिया क्या होती है, ये जानते हैं गुरुजी से। हमारे साथ पद्मश्री भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं। गुरुजी, ये जानना चाहूंगी कि ध्यान के तमाम पहलुओं से आपने हमारे इस खास शो में लगातार हमें रूबरू करवाया है, लेकिन ध्यान और विरेचन की क्रिया को अगर एक साथ समझा जाए तो कैसे जाने? देखिए, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, भीतर बाहर पानी। विकस्यो कुंभ जल जल ही समाना, ये गति विरले ने जानी। ध्यान बिंदु के सिंधु होने तक की एक प्रक्रिया है, यात्रा है। आत्म के परमात्मा स्थिति तक पहुंचने की यात्रा है। इसके लिए, क्योंकि परमात्मा जो है परम शुद्ध है, परम पवित्र है, परम पद है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। हम बच्चे को भी माँ गोद में लेती है, अगर वो गंदा है, बहुत अधिक उसके कपड़े गंदे, उसने गंद अपने शरीर पे लगाया हुआ है, तो माँ भी उसे थोड़ी देर के लिए रोकती है कि बेटा पहले तू साफ़ हो जा, मैं तुझे साफ़ कर देती हूँ, 1 मिनट रुक जा, फिर तुझे मैं गले में लगा लूँगी, गोद में ले लूँगी। तो ऐसी स्थिति हमारी है। विरेचन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसका नाम से ही अर्थ स्पष्ट है कि इसको हम बोलते हैं एक्सपल्शन, यानी जितनी भी हमारी गंदगी है उसको हम बाहर फेंक दें। क्योंकि सर्व रोगा मलाश्रया, चाहे वो कायिक रोग हैं, चाहे मानसिक रोग हैं और चाहे आत्मिक क्लेश हैं, वो सब गंदगी से आते हैं। गंदगी पेट में है तो बीमारी है, गंदगी विचार में है तो बीमारी है, गंदगी समाज में है तो भी बीमारी है। तो विरेचन का मतलब है अपने गंद को निकाल देना। हमारे ब्रेन में अगर छोटा सा भी क्लॉट है तो वो हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देता है। थोड़ा सा भी क्लॉट है तो हमारी स्मरण शक्ति को गड़बड़ा देता है। थोड़ा सा भी क्लॉट है तो हमारे शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है।
ध्यान में हमें लंबे समय तक बिल्कुल निर्मल और बिना किसी व्यवधान के बैठना होता है, तो उसके लिए पहले हम विरेचन क्रिया करा देते हैं। विरेचन क्रिया को आरंभिक साधनों को 3 स्टेप्स में सीख लेना चाहिए। इसमें आप इस क्रिया को खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक एक करके तीनों स्टेप समझाता हूँ और तीनों आप स्टेप मेरे साथ करिए। इसमें करना क्या होता है, 3 काम एक साथ हैं। अपने बाजू की पोजीशन ऐसे ले लेते हैं कि राइट एंगल पे कोहनी को मोड़ लेते हैं, हाथों की मुट्ठी बांध लेते हैं और श्वास भरते समय कोहनी को ऊंचा उठाते हैं और जब सांस वापस छोड़ते हैं तो बाजू का जो अपर पार्ट है यानी ऊपरी बाजू वो रिब्स के साथ में, पंजर के साथ में टच हो जाता है और एक हल्का सा दबाव इसको देता है। यहाँ पर जो हमारी रिब बॉक्स हैं इनके दोनों तरफ मनोवाह नाड़ियाँ हैं। ये जो रिपीटेड प्रेशर है वो मनोवाह नाड़ियों को शांत करता है और वो ताड़न करना जो है मन को शांति देने वाला है। प्रेयर पोज में भी जब हम बैठते हैं तो उनके ऊपर दबाव डाल करके बैठते हैं या खड़े होते हैं। आप पढ़ने के लिए, इम्तहान देने के लिए जा रहे हैं, आप पहली बार जॉब पे जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो 2 घड़ी अपने घर के जो पूजा गृह हैं वहाँ जा कर के आप हाथ जोड़ते हैं और तब वहाँ से एक अपने आप को रिगेन करके यानी मन को संयत करके अपने काम के लिए निकलते हैं। तो ऐसे ही जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हम परम पिता परमेश्वर से अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय में हमारा जो मन की दशा है वो शांत हो जानी चाहिए। तो उसमें ये रिब्स के ऊपर पड़ने वाला दबाव हमें लाभ देगा। दूसरे, इसमें श्वास के आने जाने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, तो वो हमारे लंग्स को और हमारे नॉस्ट्रल्स को भी कंजेशन फ्री कर देती है। करना इस प्रकार से होता है कि जब कोहनी ऊपर उठे तो सांस भरें और जब कोहनी वापस आए और बाजू का दबाव रिब्स के ऊपर पड़े तो सांस निकले। इस तरह से इसको एक बार देखें। फिर शांत होकर बैठ जाएं। इसमें ये ना सोचें कि इसमें अगर श्लेष्मा निकल जाएगा तो कैसा लगेगा, साफ गंदगी निकल जाएगी तो दिक्कत आएगी। नहीं, आप रुमाल लेकर के बैठिए, कपड़ा लेकर के बैठिए, एक बार को सिस्टम को, ट्रैक को क्लियर हो जाने दीजिएगा। यानी बाहर के प्रदर्शन के वजह से या उसकी चाहत में अंदर की गंदगी को रोक करके मत रखिएगा। तो पहले स्टेप में तो हम विरेचन का ये स्टेप करेंगे। इसके साथ ही फिर दूसरा स्टेप करते हैं जिसमें आप इसी तरह से आसन में स्थिर रहते हैं और हमारी जो हाथ की 5 उंगलियां हैं इनमें अंगुष्ठ से जब कंट्रोल करना होगा तो दाहिना स्वर कंट्रोल करते हैं और जो हमारे रिंग फिंगर है जिसको हम अनामिका बोलते हैं, तो अनामिका उंगली से बायां स्वर कंट्रोल करते हैं। जो 2 उंगलियां आगे की हैं, क्योंकि 5 उंगलियां ना, अंगुष्ठ है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है और कनिष्ठिका है। तो इसमें अंगूठे से दाहिना स्वर कंट्रोल करते हैं और ये तर्जनी और मध्यमा इनको मोड़ करके रखते हैं और जो हमारी कनिष्ठ ये है अनामिका, इससे हम बायां स्वर कंट्रोल करते हैं। दूसरी जो अंतिम उंगली है जिसको हम कनिष्ठिका बोलते हैं, इसको हम सीधे रखते हैं। इसी प्रकार से करना क्या है कि एक बाजू को तो गोद में टिका लीजिएगा ब्रह्मांजलि मुद्रा में, जैसा कि कल के एपिसोड में हमने बताया था, और हम इसमें दाहिने स्वर को बंद कर लेते हैं और केवल बाएं स्वर से श्वास लेना और श्वास छोड़ना दोनों काम एक ही स्वर से होंगे। लेकिन ऐसा करने में पेट को बिल्कुल ढीला रखना है, कंधों को ढीला रखना है, जबड़ों को बिल्कुल ढीला रखना है। ये फिर इसी प्रकार से अनामिका से बायां स्वर बंद कर लेंगे और दाहिने स्वर से विरेचन करेंगे। फिर इसी तरह से अंगूठे से दाहिना स्वर बंद करेंगे और केवल बाएं स्वर से विरेचन करेंगे। और इसी प्रक्रिया को ऐसे दोहराते रहेंगे।
ये विरेचन का दूसरा अभ्यास हुआ। इसमें मैंने कहा कि पेट को बिल्कुल ढीला रखना, हर बार जब सांस छूटे तो नाभि का कंट्रैक्शन होना चाहिए और नॉस्ट्रल के ऊपर प्रेशरफुल एक्सेलेशन होना चाहिए। जितना फोर्स यानी जितना लंबा सांस आप ले सकते हैं उसका आधा सांस ही इस्तेमाल करना है, यानी फोर्स के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आधा सांस चलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा स्टेप जो हम करते हैं उसमें अल्टरनेट विरेचन होता है, यानी एक बार बाएं से, एक बार दाहिने से, एक बार बाएं से, एक बार दाहिने से, इस तरह से कंटिन्यूअस इसको हम करेंगे। एक बार कैसे करते हैं इसको भी देखिए। आप अपने अभ्यास में जब रहेंगे तो दोनों उंगली आगे वाली यानी इंडेक्स फिंगर और मध्यमा इनको मोड़ के रखेंगे और अंगूठे का और अनामिका का ही इस्तेमाल होगा। शुरू में धीरे धीरे इसका अभ्यास करिए, यानी स्वरों को आबाद गति से चलाना है, आंखें बंद रखनी है, मस्तिष्क पर कोई तनाव नहीं देना है। एक्सपल्शन विरेचन यानी बाहर फेंकने पर हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए तब फिर हम इसको गति के साथ में कर पाएंगे। इसको गति को धीरे धीरे बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं कि आप अगर गति से नहीं कर सकते तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। कैसे करेंगे आगे? आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं करनी है। एकदम विचार शून्य अवस्था में थोड़ी देर के लिए अपने स्वरूप को देखते हुए बैठे रहिएगा। अपने स्वरूप का मतलब न मैं दुख हूँ, न मैं भय हूँ, न मैं निराशा हूँ, न मैं आसक्ति हूँ, न मैं घृणा हूँ। शिवानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इसके विपरीत मेरा जो स्वरूप है वो शांत है, निर्भय है, निर्द्वंद है, निरापद है, प्रेम में है, अनंत है, आनंदमय है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं। विडंबना ये है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम बनना नहीं चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसी आपदा ना आ जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, तो हम ज़रूर फेल होंगे, क्योंकि हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए आत्मस्वरूप के बारे में सोचें जहाँ पर नेगेटिविटीज़ के लिए कोई स्थान नहीं है। विरेचन करने के बाद में फिर हम सीधे ध्यान की प्रक्रिया में शुरू हो जाते हैं, जो आपको बताई गई थी कि पहले श्वास के साथ जुड़ना है और श्वास कैसे लेना है वो भी आपको बताया गया। उसके साथ में हम यानी विरेचन करते के साथ फिर उस अवस्था में आ जाएं, यानी अपने श्वास के साथ जुड़ करके बैठने का अभ्यास करें। बस अभ्यास को वैराग्य से जोड़ के चलना है, निरंतरता उसमें अपनानी है। और निरंतरता अपनाने का लाभ ये होगा कि ये सिस्टम्स आपके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, आप शांत होंगे, आप बेहतर निर्णय की अवस्था में आएंगे, आपके जो रोगों के हमले हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे और आपकी रेजिस्टेंस पावर यानी प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आपका ऑरा बढ़ता चला जाएगा और आपका प्रभामंडल आपको दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनाएगा और आप जो परम आनंद में परमेश्वर है उसके नज़दीक आने की प्रक्रिया में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल गुरुजी, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण विरेचन क्रिया कैसे की जाती है ये आपने बताया है। तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि आप भी शुरुआत कीजिए इस आसन की, जैसा अभी गुरुजी ने बताया है कि धीरे धीरे शुरुआत में धीरे धीरे इस आसन को करिए, फिर इसके बाद आगे आगे धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। तो आप भी इस आसन की शुरुआत अभी से ही कर लीजिए। बहरहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
मर्हबा, स्वागत है आपका। तो आज ब्रेक से पहले हमने आपको बताया विरेचन क्रिया होती क्या है, कैसे इसको किया जाए, और हमारे साथ पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण जी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। गुरु जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेक से पहले जैसे आपने ये बताया कि कैसे 3 स्टेप्स में की जाती है विरेचन क्रिया, लेकिन अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या फिर जिन लोगों को स्नोफिल्स की प्रॉब्लम होती है, वो कैसे करें इस आसन को? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली चीज़ तो ये है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। दूसरी बात मैंने कही कि हमारी यात्रा वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम खड़े हैं। अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको भी इस क्रिया से फ़ायदा मिलेगा। हार्ट पेशेंट है, उसको भी इस क्रिया से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन प्रकारांतर से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस लेवल पर है उसके अनुसार उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। पहली बात तो उनको ये करनी है कि अति सर्वत्र वर्जयत, और उनको नहीं, हर किसी को ही करना है, क्योंकि मैं आपको सबसे बड़ा लाभ ये देने जा रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ने से, योग साधना से जुड़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपको कोई नुकसान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए हर चीज़ को ये सोच करके कर रहे हैं कि अति नहीं करना है। मॉडरेट वे में आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, आपकी क्रिया का स्तर भी बढ़ जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने बताया कि विरेचन क्रिया आप आराम आराम से एक एक सांस करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंजन चला दें एकदम से। अगर हम अल्टरनेट वाला भी कर रहे हैं, मैंने कहा कि ये जो करके दिखाया है कि बाद में ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे, वो इसलिए कि हमारे सामने गंतव्य रहना चाहिए कि हमारा टारगेट ऐसा हमें मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले ही दिन इतनी तेज़ी के साथ शुरू कर देंगे, आप तो सांस लेना ही भूल जाएंगे उसमें। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं और हार्ट के पेशेंट हैं, ख़ास तौर से जहाँ पर डिस्टर्बेंस होने की संभावनाएं रहती हैं, वो इसके साथ में गोमुख आसन का जरूर अभ्यास करें। गोमुख आसन बहुत आसान सा अभ्यास है। वो नाम ही है, आपने देख, गाय जो है कितनी सौम्य, शांत, सुंदर होती है, कोई डिस्टर्ब नहीं होती है, बड़े एकाग्रता से, मनोयोग से अपना जीती है। तो उसी तरह से, और फिर इसमें एकाग्रता भी बढ़ती है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो पूरी रामचरितमानस की रचना गोमुख आसन में बैठ करके कर दी। तो गोमुख आसन कैसे करते हैं इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें बाएं पैर की एड़ी को हम दाहिनी तरफ हिप से टच करते हैं, और ऐसे ही दाहिने पैर की एड़ी को बाएं हिप से टच कर देते हैं, यानी दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ऐसे करके हम बैठते हैं, ठीक है। यानी घुटने के ऊपर घुटना आ गया है और दोनों एड़ियाँ साइड्स में टच कर रही हैं। इस अवस्था में हम आ गए। फिर क्या है कि जो घुटना ऊंचा है उस तरफ के बाजू को हम ऊंचा उठा लेते हैं। कमर सीधी रखनी है, बैठे तो सीधे ही हैं, लेकिन केवल बाजू को ऊंचा उठा लीजिए, जिससे कि हमारा दाहिनी साइड का जो फेफड़ा है वो ऊंचा हो जाए, ये रिब ऊंचा हो जाए। और ऐसे बैठे बैठे बाजू को मोड़ करके अपनी कमर को टच कर लें इस तरह से, और दूसरे हाथ को पीछे ले जा करके एक दूसरे के पास हाथों को लाने की कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पीछे हाथ पकड़ लें, पकड़ सकेंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, लेकिन तब तक हम इसको ऐसे ही करेंगे। पकड़ सके तो बड़ी अच्छी बात है। अब इस अवस्था में रुक करके, यानी मेरी जो अपर आर्म है वो कान के साथ में सटा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसे पकड़ने की कोशिश में टेढ़े मेढ़े ऐसे झुक जाएं, ये नहीं करना है। बिल्कुल सीधे बैठे, बाजू को सीधा किया, अपनी कमर पे इसको जैसे शाबाशी दे लेते हैं ऐसे छू लीजिए, और फिर दूसरे हाथ से पीछे उसको नज़दीक लाने की कोशिश करें। फिर आपका जो सीना है वो ऊंचा है, इस अवस्था में कमर दबी हुई है। यहाँ रुक करके पूरा सांस लीजिए। इस तरह से फिर हाथ को वापस ले आइए, ऊपर वाले हाथ को भी वापस ले जाइए, रुक जाइए। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आपका सामान्यतः जो अस्थमेटिक लोग हैं उनका जो फेफड़े का नीचे का लगभग 20-25% हिस्सा है, वहाँ तक फ्रेश हवा जाती ही नहीं है, फ्रेश ऑक्सीजन जाती नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टिफनेस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, और वो थोड़ी देर में डिस्टर्ब होते हैं। चाहे वो ब्रोंकाइल अस्थमा है, यानी ब्रोंकाइटिस उनको हो गई है, और चाहे वो डेवलप्ड अस्थमा है। अच्छा, ऐसे ही दूसरे फेफड़े पे भी करना है। यानी इस बार हाथ पैर की स्थिति बदल लेते हैं। इस बार दूसरे घुटने को ऊंचा ले लेंगे, एड़ी टच करेंगे हिप्स को, और
अब मैंने बायां घुटना ऊंचा किया तो बाएं हाथ को ही ऊंचा उठाऊंगा, लेकिन कमर को सीधा रखने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। कमर सीधी है, बाजू कान के साथ सटा हुआ है, अपनी पीठ पे इसको टच कर दें और फिर पीछे से दूसरे हाथ को ले जा करके एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करें। सीधे बैठे बैठे इधर भी उसी तरह से, जैसे अगर हमने एक तरफ 10 श्वास का अभ्यास किया है तो दूसरी तरफ भी 10 श्वास का अभ्यास करें। फिर उसी तरह से बाजू को सीधा कर लें, दूसरे बाजू को भी सामने ले आएं और सीधे हो जाएं। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम सांस ले रहे थे, मैं आवाज़ के साथ सांस ले करके दिखा रहा था, इसलिए ताकि आप ये समझ जाएं कि सांस अब लिया जा रहा है, अब सांस छोड़ा जा रहा है। श्वास को आपने ये भी देखा कि बिना टूटे बहना चाहिए, यानी एक बार सांस छूट रहा है तो पूरा गहराई तक छूटा है, जब भर रहे हैं तो पूरी गहराई तक भर रहे हैं। झटके से सांस नहीं लेना है, झटके से सांस छोड़ना नहीं है, और पूरी गहराई तक भरने में जो हमारे लंग्स का बॉटम पार्ट तक है उसको इसका फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए गोमुख आसन में बैठने का अभ्यास साथ में आप किया करें, साथ और फिर विरेचन क्रिया करिए, आपको ये बिल्कुल निरापद रहेगी, इसमें कोई डिस्टर्बेंस किसी तरह का नहीं होगा। और इसमें भी ये बात कि अति नहीं करना है, आपको लगे कि मुझे थकान महसूस हो रही है, उससे 2 कदम पहले ही रुक जाइएगा। स्टेमिना लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्रिया की सघनता बढ़ती चली जाएगी और आपकी बीमारी जो है वो काफूर होती चली जाएगी। गुरुजी, एक सवाल मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, वो ये है कि ये जो आसन है इसको कितनी देर इसका अभ्यास करना चाहिए शुरुआत में? गोमुख आसन क्योंकि इसमें श्वास जारी रहता है, कल अभी तक आप इसको जानते भी नहीं थे, आज आपने इसको जाना है। आज आप इसको अगर 5 श्वास भी करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। धीरे धीरे ये मत सोचो कि भाई ये तो बड़े फ़ायदे की बात बता दी, अब तो मैं सुबह शाम आधा घंटा गोमुख आसन किया करूँगी, ऐसा नहीं करेंगे। तो अब अभ्यास और आहार वो है जितना हम रेगुलर कर सकें। तो स्टैंडर्ड आइडियल ये है कि अगर आप दोनों ओर, यानी एक बार बाईं तरफ एक बार दाहिनी तरफ 20 से 50 श्वास तक रुकने का अभ्यास इसका कर लेते हैं तो आपके फेफड़ों को ये पूरी तरह से निरोग करता है, हर तरह के अस्थमा में आपकी रक्षा करता है और आप एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह से, यानी स्वस्थ व्यक्ति हो जाएंगे। स्वस्थ व्यक्ति होकर के ध्यान की जो अगली साधना है उसमें आप लगे रह सकते हैं। बिल्कुल। तो कैसे ये आसन, ये योग आपके लिए कारगर हो सकता है, आपकी मुश्किल को दूर कर सकता है, ये गुरुजी ने भी हमें बताया है। आप हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे आज के सफर में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।